आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नंद कुमार। नमस्कार। हम सब सपनों से रंग बिरंगी जिंदगी की कल्पना करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे अनुसार जीवन का पहिया नहीं घूमता है। ऐसे में हम हताश और निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे लिए सभी रास्ते बंद से हो गए हैं, लेकिन सही में ऐसा होता नहीं है। कोरोना संकट भी एक ऐसा ही दौर है जहां हमारी जिंदगी का दायरा छोटा सा हो गया है। घरों में रहते रहते ज्यादातर लोग चिड़चिड़ाहट, गुस्सा और ऊब सी महसूस करने लगे हैं। एक तरफ कोविड-19 का डर है तो दूसरी ओर चार दीवारी से रहने में बेचैनी। ऐसे में खुद को सकारात्मक बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन संकल्प से संघर्ष कब हारा है। आप सतर्क रहें, जागरूक रहें। इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर नंद कुमार। डॉक्टर नंद, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार। नमस्ते सर। इससे पहले कि डॉक्टर नंद के साथ हम परिचर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। हमारा एक और नंबर है 011-2331-4444। डॉक्टर नंद, जैसा कि कार्यक्रम में हमने शुरुआत की कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लंबे समय में घरों में बंद हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं कोरोना के डर के कारण, चाहे वो 60 साल के ऊपर के लोग हों या बच्चे हों, या बहुत सारे ऐसे लोग जो जैसे हाउसवाइफ हैं या फिर जो काम पर नहीं जा रहे हैं। ऐसे लोगों में एक ऊब सी महसूस होने लगी है, उन्हें गुस्सा आने लगा है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया है। वो अपने आप को कैसे पॉजिटिव बनाए रखें इस दौर में? जी डॉक्टर नंद। हेलो जी। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आप बताएं। जी नमस्कार। जी नमस्ते। हम इसको ऐसे समझते हैं जी कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है, हमारे मस्तिष्क या ब्रेन की बनावट ऐसी होती है कि हम लोग अकेले रह नहीं पाते हैं। जी। हम लोग जब तक सोशली, सामाजिक तौर पे कनेक्ट नहीं हो, हम बेहतर महसूस नहीं करते हैं। हम मानसिक तौर पे स्वस्थ महसूस नहीं करते हैं। इसका मतलब ये होता है, अगर आप समाज का देखिए संरचना को, जो हमारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर है या जो हमारे रिश्ते हैं, रिलेशंस हैं, वो सब ऐसे बनाए गए हैं हजारों साल से कि हम एक दूसरे के साथ मिलें, उनसे जुड़े, उनके साथ बातें करें, उनके साथ अपना दुख सुख शेयर करें। और जब हम काम भी करते हैं तो ग्रुप में काम करते हैं, जैसे कंपनियां हैं या ऑफिस हैं। तो ब्रेन की बनावट ऐसी है कि ब्रेन सोसाइटी में रहने के लिए बना है। तो जब भी हम सोसाइटी से हट के जब भी हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, अकेले का मतलब होता है कि एक तो अपने आप में अकेला होना, दूसरा है एक समाज से बिल्कुल कट जाना। जी। दोनों एक तरह का अकेलापन ही है। तो ये स्वाभाविक तौर पे चिड़चिड़ापन, एकांत या लोनलीनेस हम लोग बोलते हैं, वो लगता है। घबराहट होती है, बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है, हम लोग देखते हैं कि एक शिथिलता सा लगता है, एक लिथार्जी से लगती है कि कुछ करने का मन नहीं करता है। चल रहा है ठीक है, या कभी कभी इतनी घबराहट होती है, लगता है कि तुरंत बाहर निकल जाए। और उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि हम बाहर निकलते हैं तो जो सुरक्षित जो हमारा व्यवहार होना चाहिए, हम जो उस तरह की सुरक्षा हमें अपनाना चाहिए किसी बीमारी से बचने के लिए, खास करके कोविड-19 से, वो हम अक्सर नहीं कर पाते हैं। जी। तो ऐसे में क्या आप सुझाव देंगे श्रोताओं को कि वो किस तरह अपने आप को सकारात्मक बनाएं? मैं ये कहना चाहूंगा कि उसको इस तरह देखें कि शुरुआत में बहुत ही कड़ा एक लॉकडाउन था जो सरकार ने लगाया था। बहुत ही स्ट्रिक्ट था, बहुत ही अधिक स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा गया। उसके बाद जब लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म हुआ तो अनलॉकिंग की जो प्रक्रिया है जो भी अब शुरू हो चुकी है। तो अनलॉकिंग में बहुत सारी चीजें, एक तरह से देखिए तो अगर कुछ रेस्टोरेंट या कुछ स्पा वगैरह छोड़ दीजिए तो बहुत सारी चीजें एक तरह से खुल गया है, लॉकडाउन खत्म हो रहा है। लेकिन ये समझने की बात है कि जब उस समय भी लॉकडाउन था तो हमें परेशानी हो रही थी, इसलिए कि जो मैंने कहा कि हमारा जो सोशल कनेक्टेडनेस है वो टूट रहा था, बाहर जाना
बंद हो गया था, जो हमारे काम करने के हैबिट जो सालों से एक आदत सी बन गई थी, वो भी उसमें भी एक इम्पैक्ट पड़ रहा था, उसमें भी प्रभाव पड़ रहा था जी। तो अब अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होने पे लोग धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये समझने की बात है कि अगर कुछ जगह लॉकडाउन फिर से हो रहा है जी। और इसका मतलब ये साफ होता है कि जिम्मेवारी कहीं न कहीं हमारी है जी। इसलिए कि कोई भी बीमारी, महामारी, जैसे पैंडेमिक हम लोग बोलते हैं, एपिडेमिक बोलते हैं, कोई भी महामारी से बचने का जो सबसे प्रभावकारी तरीका होता है, इम्पैक्टफुल तरीका होता है, वो होता है अपने व्यवहार में परिवर्तन, दवाइयों के अलावा। जी। और चूंकि इसमें कोई दवाई अभी तक है नहीं, वैक्सीन का इजाद होगा, कुछ दवाइयां हैं जो थोड़ा बहुत काम करती है, लेकिन हम बच सकते हैं अपने व्यवहार में बदलाव लाके। तो जितना हम अपने बिहेवियर को दुरुस्त करेंगे, जितना हम सख्ती से अपने साथ थोड़ा पालन करेंगे, जो हम लोग कहते हैं कि फिजिकली डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क पहन के जाना, हाथ पैर में सफाई रखना, हाथ धोना, कहीं अगर बाहर कुछ छूते हैं तो, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि लोग इसको समझना शुरू करते हैं तो मेरे ख्याल से लॉकडाउन की अनलॉकडाउन की प्रक्रिया और भी तेज हो सकती है। और अब तो खैर बहुत हद तक लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बट अभी मेरे ख्याल से अधिक जिम्मेवारी की जरूरत है। इसलिए कि हम लोग देखते हैं कि अब लोग को लगता है कोविड नहीं हो सकता है, लेकिन अभी जो दिल्ली में सर्वे हुआ था उसमें देखा गया कि 20% लोग को कोविड हुआ, पता भी नहीं चला। एक तरह से ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब होता है आपने सावधानी बरता। अगर सावधानी आपने उन लोगों ने बरता जिनको कोविड हुआ था, लेकिन एक वायरल लोड होता है, जिससे वायरस की संख्या बहुत नहीं थी, तो अगर आगे भी सावधानी बरतेंगे आप तो वायरल लोड कम होगा और आपको दिक्कत नहीं होगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर नंद, जैसा कि आप कह रहे हैं कि देश के कुछ हिस्सों में अभी भी लॉकडाउन है, दूसरी जगहों पर अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। बहुत सारे लोगों का मानसिक स्वास्थ्य भी इन चीजों से प्रभावित होता है। आपको क्या लगता है, एक तरफ जहां रोग प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ाने पर बहुत जोर दिया जा रहा है, इस समय इमोशनल इम्यूनिटी बूस्टअप की भी जरूरत है? बहुत बहुत सही शब्द का आपने इस्तेमाल किया, इमोशनल इम्यूनिटी बूस्टर। इमोशनल इम्यूनिटी बूस्टर जो है, हम लोग कहते हैं रिजिलियंस, मतलब कि जो इलास्टिसिटी होती है उसकी तरह है। जैसे फिजिकल इम्यूनिटी होती है, इसी तरह का इमोशनल इम्यूनिटी होता है। मानसिक स्वास्थ्य की जहां तक बात है कि ये समझना पड़ेगा कि जिनका मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है, वो मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मानसिक तौर पे बीमार है। इसका मतलब होता है कि उनको ये समझना है कि उनके जो मस्तिष्क पे फर्क पड़ा है, जिससे उनके सोचने के तरीके पे, उनके एहसास करने के तरीके पे फर्क पड़ा है। जैसे उदाहरण के तौर पे घबराहट अधिक होना, थोड़ी बेचैनी होना, अधिक डर लगना कोविड के बारे में कि मुझे हो जाएगा, नींद नहीं आना, या अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि एक थका थका महसूस करना, एक मोटिवेशन खत्म हो जाना, एक उम्मीद नहीं रहना, ये भी एक तरह की मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके लिए दवाई की ही जरूरत हो, जब तक ये समस्या बढ़ती नहीं है तो दवाई की जरूरत नहीं होती है उतना। जैसे मान लीजिए बुखार है, अगर 104 है तो दवाई की जरूरत बिल्कुल है, 102 है तो 99 है तो दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बिल्कुल ये भी वैसा ही है। लेकिन इमोशनल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो आपने कहा, या रिजिलियंस पैदा करने के लिए 2-3 चीजें बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग फिजिकल इम्यूनिटी के लिए आयुष का क्वाथा पीते हैं, या हल्दी, दूध वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग लेते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां लेते हैं। तो इमोशनल इम्यूनिटी के लिए अगर हम लोग कुछ चीजें करें तो बहुत ही बेहतर हो सकता है। पहला ये कि लोगों से बात करें, सोशल कनेक्टेडनेस को बनाए रखें। इसका मतलब होता है जब ऑफिस भी आप जाते हैं, या जो काम करने वाले हैं, या जो लोग घर में हैं, एक दूसरे से बात करें, या जो आपके दूर दराज में रिश्तेदार हैं उनसे बात करें, उनका हालचाल लें, उनको महसूस करें, उनका थोड़ा हिम्मत बढ़ाएं, वो आपकी हिम्मत बढ़ाएं, या जानकारी लें इस बारे में, वो जानकारी जो कि सही जानकारी हो सकती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है अगर हो सके तो प्राणायाम करें, सांस की एक्सरसाइज करें, हम लोग जो बोलते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज, वो करें। इससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे मन स्थिर होता है। तीसरा,
थोड़ी सी, जितना भी आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे अपने घर के अंदर, जैसे घर के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, या अब तो अनलॉकडाउन में लोग मास्क पहन के थोड़ा बाहर भी घूमने जाते हैं, थोड़ा सा वॉक कर लें, बाहर निकल लें, एक फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए लोगों से बात कर लें। इन सारी चीजों से इमोशनल इम्यूनिटी बढ़ती है। जी बिल्कुल। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, चेन्नई से सोनू कुमार जी हैं। सोनू जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सोनू जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर। जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? जी सर, मैं जानना चाहता हूँ सर, थोड़ा सीने में दर्द है, कोई कोरोना का लक्षण तो नहीं है ना सर? इनको सीने में दर्द की शिकायत है। सुन नहीं पाया मैं जी, मैं नहीं सुन पाया, माफ कीजिए। ये पूछ रहे हैं सोनू जी, चेन्नई से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके सीने में दर्द है, क्या ये कोरोना का लक्षण हो सकता है? आमतौर पे लक्षण नहीं होता है कोरोना का। कोरोना के जो लक्षण होते हैं आमतौर पे बुखार होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, थोड़ी सी खांसी हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है। तो आमतौर पे ये लक्षण है कोरोना के। सीने में दर्द के बहुत सारे दूसरे कारण हो सकते हैं, गैस की दिक्कत हो सकती है, कुछ मसल पेन हो सकता है, बट आमतौर पे ये उसकी दिक्कत नहीं है, इसीलिए मेरे ख्याल से घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको सीने में दर्द के साथ सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो शायद आपको जाना चाहिए, अपना इलाज, ये जांच करा लेना चाहिए। बट केवल सीने में दर्द है तो कोई ये कोरोना के लक्षण नहीं माने जाते हैं। जी बिल्कुल, चूंकि समय समय पर स्वास्थ्य मंत्रालय, आईसीएमआर और विदेश की भी कई स्वास्थ्य एजेंसियां जो हैं वो कोरोना के नए लक्षणों के बारे में बताती है, जानकारी देती है। और अब तक जैसा कि डॉक्टर नंद बता रहे हैं कि सीने में जलन की शिकायत या सीने में दर्द की शिकायत का कोरोना संक्रमण से कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर नंद, आपसे ये भी यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि जब कोरोना संक्रमण शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक एक लंबा समय हो गया है और आप लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे हैं अस्पतालों में। पहले जो मरीज आते थे और अब जो मरीज आ रहे हैं, उनकी जो मानसिक सोच है कोरोना के प्रति, क्या उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है? पहले बहुत ज्यादा डर था, क्या वो डर अब कम हुआ है थोड़ा? निश्चित तौर पे एक बदलाव आया है जी। जैसे अगर पहले देखे तो लोग बिल्कुल घर से पहले निकलना नहीं चाह रहे थे जी। लेकिन पिछले कुछ महीनों में अगर हम देखें, मार्च जब से ये हुआ है, प्रक्रिया शुरू हुई है, फरवरी अंत और मार्च से, तब से लोगों में बहुत बदलाव आया है। लोग पहले घर से निकलना नहीं चाह रहे थे, अस्पताल आने से बहुत डरते थे। आज भी लोग डरते हैं अस्पताल आने से और पूछते हैं कि वहाँ कोरोना के मरीज हैं कि नहीं। तो लेकिन अब है कि जैसे हम लोग हमारी जो ओपीडी की सेवा है, ओपीडी की सर्विस है, ओपीडी खुल चुकी है, लोग आते हैं, लोग बात करते हैं। और जो पहले एक डर था, अगर एक बड़े लेवल पे देखा जाए तो वो उसमें कुछ कमी आई है जी। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं जो एक समझने वाली बात है, लोगों को जानने वाली बात है जी। कि हम लोग ऐसे भी लोगों को देख रहे हैं कि जो जिनको कोरोना हो चुका है और कोरोना होने के बाद उनके मानसिक स्वास्थ्य से काफी फर्क पड़ता है जी। उसमें हम लोग ये देखते हैं कोरोना के मरीजों के बहुत ऐसे मरीज हैं जो कोरोना होने के बाद थका थका महसूस करते हैं, उनका थोड़ा सा आत्मविश्वास कम हो जाता है जी। जो एक पहले था कि नहीं कुछ मुझे कुछ नहीं हो सकता, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कम होता है, थकावट सी लगती है, जल्दी थक जाते हैं, थोड़ा चिड़चिड़ापन रहता है, इरिटेशन रहता है जी। और कभी कभी थोड़ा सा वो एक डर भी रहता है कि फिर से वापस नहीं हो जाए जी। लोगों से उनका मिलना जुलना भी कम हो जाता है और उनको भी एक तरह का होता है कि थोड़ा सा स्टिग्मा जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि एक नहीं होना चाहिए जी। कि लोग भी थोड़ा उनसे मिलने से कतराते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा बहुत लोग तो बहुत बोल्ड होते हैं जी। प्लाज्मा जाकर डोनेट कराते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, बट कुछ दिक्कत होती है जैसे नींद की समस्या, थकावट, आत्मविश्वास कम होना, थोड़ी सी घबराहट, थोड़ा सा मन उदास रहना, ये कुछ दिन तक चलता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि कोरोना में ही होता है, अगर और भी जो वायरल इन्फेक्शन है जैसे इन्फ्लुएंजा है या इन्फेक्शन है उसमें भी होता है कुछ लंबे समय तक, तो इस तरह की समस्या उसमें भी देखी जाती है। जी बिल्कुल। महाराष्ट्र से अरुण जी हैं। अरुण जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ सर जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या, इसके मायने क्या रहता है, इसका तो मतलब क्या है इसका? कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि मैं फॉरेन कंट्री गया और वहां से आया तो मैं एक इंडेक्स केस हुआ, सोर्स केस हुआ।
तो जितने लोग मेरे संपर्क में आए उनको कोरोना वायरस होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहीं बाहर नहीं गए और उनको हम ट्रेस भी नहीं कर सकते हैं कि उनको कहाँ से कोरोना वायरस हुआ। एक तरह से साधारण अगर भाषा में बात करें तो मानते हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया है। जैसे आज के दिन में अगर देखें तो उसके बारे में बहुत सारे अलग अलग मत हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ कि नहीं हुआ है। लेकिन जितने भी लोगों को कोरोना वायरस हो रहा है, न उनके ट्रैवल की हिस्ट्री है बाहर, न उनके ट्रैवल हिस्ट्री वाला जो है लोग उनके कांटेक्ट में आने की हिस्ट्री है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि उनको एक तरह से इन्फेक्शन समाज से हो रहा है, कम्युनिटी से हो रहा है, समुदाय से हो रहा है जिनके पास कोई हिस्ट्री नहीं है। तो एक मान के चलते हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। अब इसके टेक्निकल डिटेल्स अलग है कि लोग नहीं कहते हैं कि नहीं है, बट अगर लेमैन टर्म्स में देखा जाए तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है और उसके नुकसान भी हैं, फायदे भी हैं। फायदा ये है कि जो आपने देखा होगा, अभी मैंने कहा कि दिल्ली में जो सर्वे हुआ उसमें 20 या 22% लोग को पता नहीं था कि उनको इन्फेक्शन हो भी गया, उनके अंदर एंटीबॉडी है। इसका मतलब होता है इट रिफ्लेक्ट, ये दर्शाता है कि ट्रांसमिशन कम्युनिटी में है, तो लोग बिना ठीक भी हो जा रहे हैं और इसके थ्रू हम आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स जो हम लोग बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। मतलब जब 70% लोग को इन्फेक्शन हो गया तो बाकी लोग प्रोटेक्ट हो जाते हैं उसमें। जी बिल्कुल। और महाराष्ट्र से अरुण जी जो जानना चाह रहे थे कि क्या देश में सामुदायिक संक्रमण की स्थिति है, डॉक्टर नंद बता रहे हैं कि उसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। पंजाब के जालंधर से पॉल जी जुड़ चुके हैं। पॉल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ सर, नमस्कार। मेरा आपको भी और डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं सर? मैं जलंधर से पंजाब से बोल रहा हूँ। मेरा सर ये क्वेश्चन है कि जैसे कोरोना पेशेंट है कोई, उसके जो ड्रॉपलेट्स है जो किसी आदमी को कट लग जाता है, जिस जख्म हुआ हो, उसके ऊपर भी वो कीटाणु आ जाए तो उसमें से हो सकता है या इसका क्या संविधान लेनी चाहिए? पॉल साहब जानना चाहते हैं कि अगर किसी को कहीं पे कट गया है या घाव की स्थिति है और वो कोरोना मरीज के संपर्क में आता है तो क्या ड्रॉपलेट्स जो घाव पर पड़ता है उससे भी व्यक्ति संक्रमित हो सकता है? पॉल साहब, ये ना बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। एक्चुअली ये आप देखेंगे कि पिछले 6 महीने में जो कोरोना वायरस के जो ट्रांसमिशन है, उनके रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन है, इन्फेक्शन कैसे होता है, इसके बारे में जानकारी बदलते रहती है। जैसे जैसे रिसर्च होते रहता बदलते रहता है। तो आज के दिन में ऐसा कोई रिसर्च नहीं है कि अगर हम ब्लड स्ट्रीम में सीधे वो एक ड्रॉपलेट हो जाए तो होगा। इसलिए कि जो रूट ऑफ इन्फेक्शन है इसका अभी तक ये मान के चला जा रहा है कि ये थ्रू नेजल पैसेज है, जैसे सांस के थ्रू जाने का है। जैसे अगर आप कोरोना से संक्रमित अगर कुछ खा भी लेंगे तो वो इन्फेक्शन नहीं होगा। जो आज की जानकारी है, जो वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई जानकारी है, जो साइंटिस्ट ने दिया है, उसके अनुसार ये है। तो अगर इस जानकारी को हम अपने सामने रखें तो अगर ड्रॉपलेट अगर कट पे जो आपने बताया गिर जाता है तो उसके इन्फेक्शन के चांस संक्रमण होने का खतरा कम है, जैसा कि डॉक्टर नंद बता रहे हैं, जो कि नाक, इसलिए कि अभी तक का रिसर्च ये कहता है कि ये थ्रू जो एयर है, थ्रू जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, जिससे आप जब सांस लेते हैं तो लंग्स के थ्रू ये फैलता है। बिल्कुल। मुंबई से सत्येंद्र चौहान जी हैं। सत्येंद्र जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी पूछिए। कुछ है सर, काम पे में हम जाते हैं, उसके बाद आते हैं शाम को तो पूरा शरीर हमको थकावट जैसा महसूस होता है और पूरा इम्यूनिटी थोड़ा कम है, तो क्या कोरोना का लक्षण है? कब से होता है? 1 हफ्ता है सर, पूरा बदन दर्द करता है। कब से होता है? काम से ये पिछले एक हफ्ते से काम से जब ये लौट रहे हैं तो इनको थकान महसूस हो रही है। और कोई दिक्कत है? बुखार होता है, खांसी हो रही हो या बहुत कमजोरी लगती हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 1 हफ्ते से जब ये लौटते हैं काम से, थके से महसूस करते हैं और इनको ऐसा लगता है कि इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। क्या करें? देखिए, ऐसा नहीं है। मतलब हो सकता है आपको लगता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, लेकिन उसको हम ऐसे नाप नहीं सकते हैं। बहुत बार ऐसे होते हैं कि जो लोग को थकावट नहीं होती है और जो काम नहीं करते हैं, उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वो भी कमजोर होती है। तो ये कुछ और कारण हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि मौसम में बदलाव आ रहा है, अधिक पसीना निकलना, काम में थकावट हो जाना,
या एक जो जितनी कैलोरी आपको चाहिए डाइट की शायद नहीं ले पाना, ये भी कुछ कारण और हो सकते हैं। लेकिन इसका अगर ऐसे देखें कि अगर बुखार नहीं है, सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही है, थकावट लग रही है, तो कोरोना के कोई ऐसे बिल्कुल साफ साफ लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, तो इसके चांसेस कम है कि आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो। तो इसलिए आप थोड़ा पानी अधिक पीजिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन आजकल अधिक हो रहा है, उससे भी थकावट होती है। और अगर अब दिक्कत हो रही है तो आसपास के डॉक्टर से एक बार जरूर सलाह ले लें आप। लेकिन आपकी जो जानकारी है उसके अनुसार मुझे नहीं लगता है कि डायरेक्ट कोई इसका रिलेशनशिप कोरोना वायरस के से है। जी बिल्कुल। बिजनौर से मोहम्मद असलम जी हैं। असलम जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते जी, नमस्कार। मैं नांगल सोती, जिला बिजनौर से मोहम्मद असलम बोल रहा। जी बोलिए। सर जी, मैं ये पूछना चाह रहा डॉक्टर साहब से कि जैसे मतलब बरसात के मौसम चल रही है, तो अपना खाने पीने का ध्यान कैसे रखें? गर्म पानी तो पी लेते हैं। इस मानसून के मौसम में क्या खाए पिए कि ये कोरोना से बच सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात, जो नॉर्मल खाना हम लोग खाते हैं वो खाइए। जी। नॉर्मल खाने का मतलब होता है जो हम लोग का जो डाइटरी हैबिट है जो पहले से चले आ रहा है। जी। चावल है, रोटी है, दाल है, हरी सब्जी है, जी। जो भी आप खाते हैं, सीजनल फ्रूट्स है, जो आम वगैरह है, तो बिल्कुल खाइए। जी। ये बेस्ट है। अब है कि और हम क्या कर सकते हैं? तो जो भी आप सब्जी वगैरह लाते हैं या जो बाहर की चीजें लाते हैं, उसको एक अच्छे से धो लें, उसके साथ खाइए। एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप बाहर जाते हैं तो जरूर आप जो हम लोग रूटीनली फॉलो करते हैं, मास्क पहन के जाइए। जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है, यदि आप उसको नहीं जाना पॉसिबल है, संभव है, तो वहां मत जाइए। जब आप जाते हैं तो कुछ भी चीज को, बाहर के सामान को छूते हैं तो जरूर हाथ धो लीजिए साबुन पानी से। यदि साबुन पानी नहीं है तो सैनिटाइजर से उसको साफ कर लीजिए। अगर आप इतना भी करते हैं तो उसमें काफी संभावना है कि आप कोरोना से बच कर रहेंगे। और जितना ठंड चीज का इस्तेमाल कम करे उतना। गर्म पानी आप पी रहे हैं, गर्म पानी पीने का एक फायदा ये होता है, जो कि गलतफहमी लोग को होती है, कि इससे मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है तो कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जो बाहर से है, फॉरेन बॉडी होता है, उसको बॉडी उसको मारने में अधिक एक्टिव होती है। जी बिल्कुल। जैसा कि बार बार हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आप ये मत समझिए कि आपको कोरोना नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री भी ऐसा अनुरोध कर चुके हैं। अगले कॉलर हमारे मध्य प्रदेश से हैं और वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। देवी दीन जी मैंने भी से सुना, जुड़ रहे हैं। जल्दी स्वस्थ हो जाए हो। जी जी। देवी दीन जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं? जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो वैक्सीन की जो ट्रायल की जो प्रक्रिया होती है सर, ये कितने दिनों में पूरी होती है और इसका जो आम लोगों तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा वो कितना लग सकता है सर, ये जानना चाहता हूँ मैं। डॉक्टर नंद, जब से ये कोरोना संक्रमण शुरू हुआ है, लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर कई जिज्ञासा जाग उठी है। क्या प्रक्रिया होती है, कितने दिनों तक ये प्रक्रिया चलती है और कब ये बाजार में आम लोगों के लिए उपलब्ध होगा? एक्चुअली ये बहुत ही अहम सवाल है। जी। किसी भी बीमारी का वैक्सीन जो बनता है उसके मल्टीपल फेज होते हैं ट्रायल के। जी। जैसे फेज 1, फेज 2, फेज 3। इसका मतलब होता है कि संख्या बढ़ती है। जैसे मान लीजिए कि फेज 1 में हमने दिया है जी। और वैक्सीन देने के बाद बॉडी का फंक्शन है, उन दोनों में कोई दिक्कत तो नहीं है। उसका हम लोग पूरा असेसमेंट करते हैं और फिर वो देखते हैं कि कितना उससे बच सकता है। ये प्रक्रिया लंबी होती है। जैसे कि कभी 3 महीने भी हो सकते हैं, 4 महीने भी हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कौन कितना जल्दी उसको वाइंड अप करता है। जैसे आप सुन रहे होंगे, ऑक्सफोर्ड ट्रायल भी चल रहा है, रशियन में भी ट्रायल हो रहा है, इजराइल में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। तो लेकिन अभी तक कंक्लूजन पे नहीं आया है। लेकिन ये बात समझने की है कि वैक्सीन में वक्त लग सकता है। क्यों लग सकता है? कि वैक्सीन के बाद में देखना पड़ेगा कि वैक्सीन का इफेक्ट कब तक रहता है। जैसे वैक्सीन का, कुछ वैक्सीन का इफेक्ट है वो बहुत लंबा रहता है। जैसे मान लीजिए कि टाइफाइड का हो गया, कुछ साल तक है। बीसीजी का लोग बोलते हैं लाइफ लॉन्ग रहता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा इफेक्ट कब रहता है। वैक्सीन ले लिया, अब बिल्कुल सिक्योर्ड है गए,
ये भी अभी कंफर्म नहीं है। तो जब तक वैक्सीन के ट्रायल रिपोर्ट नहीं आते हैं ये कहना मुश्किल है। अनुमान के तौर पे बहुत लोग जो बहुत सारे साइंटिस्ट ये लगा रहे हैं कि 2020 तो नहीं 2021 के शुरुआत तक शायद हमें कुछ वैक्सीन मिल जाए। जी बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि अगर वैक्सीन नहीं है इसका मतलब वो नहीं है कि ये बहुत ही खतरनाक, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आज आप देखें तो धीरे धीरे चीजें बहुत हद तक नॉर्मल हो रही है। लोग बाहर जा रहे हैं, अपना काम, जरूरी काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हमें नॉर्मलाइज होना चाहिए। बिल्कुल ही वैक्सीन का वेट नहीं करना चाहिए। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। जो सरकारी डॉक्टर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, बट आम लोग के लिए है कि अपनी रूटीन की जो प्रक्रिया है एक सावधानी के साथ शुरू करें और बहुत डिपेंडेंट नहीं रहे कि वैक्सीन होगा तभी मैं कुछ करूंगा। जी बिल्कुल। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है कि हम सबको न्यू नॉर्मल में जीने की आदत डालनी होगी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से संपत लाल जी हैं। संपत जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। जी नमस्कार। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ जो है कि कोरोना से ठीक होकर के लोग पुनः वापस आ रहे हैं, इनके मतलब दोबारा कोरोना के मतलब लक्षण हो सकते हैं या नहीं? बहुत सारे श्रोताओं के मन में ये शंका है डॉक्टर नंद की एक बार जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो गया, क्या दोबारा फिर से वो संक्रमित हो सकता है? देखिए, ये बड़ा जरूरी था पूछना और बहुत अच्छा किया पूछ के आपने, शुक्रिया। एक्चुअली जितने भी आप देखें, आपने अक्सर देखा होगा कि चाइना से रिपोर्ट आती है कि वहां पे फिर से कोरोना वायरस एक्टिव हो गया, मतलब लोगों को फिर से इन्फेक्शन होना शुरू हो गया। आपने देखा होगा केरला में बिल्कुल कंटेन हो गया था, बट अभी रिपोर्ट आ रही है कि केरला में फिर से कोरोना वायरस एक्टिव हो रहा है। इसका मतलब वो नहीं होता है कि नए लोग को हो रहा है। तो बहुत बार ऐसे देखा जा रहा है कि जिनको हो चुका उसको भी वापस होने की संभावना है। लेकिन अब वो संभावना में उनकी बीमारी की इंटेंसिटी, बीमारी कितना तीव्र होता है, ये भी डेटा भी पब्लिक नहीं हुआ है, रिलीज नहीं हुआ है। बट ऐसा तो मानते चल रहे हैं कि जिनको एक बार हो जाता है उनको दोबारा होने में उसका सीरियसनेस कम हो। मतलब जिसलिए कि बॉडी पहले से जो हमारे बॉडी में एक इंटेलिजेंस होता है इम्यूनिटी सिस्टम का, उसको पहले से रिकॉग्नाइज कर चुका होता है, तो उसको फिर पिकअप करके उसको खत्म करने में आसानी होता है। बट ये हकीकत है कि जिन चुका होता है उनसे से जी बिल्कुल तो जरूरत है। डॉक्टर नंद, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम जिम्मेवारी लें, हम अपने व्यवहार को ठीक करें, हम अपना सेफ्टी खुद लें, तो शायद लॉकडाउन को जरूरत नहीं पड़े। सरकार लॉकडाउन इसलिए करती है कि एक मजबूरी में करती है कि लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। जैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क वाला हो गया, अपना पर्सनल हाइजीन हो गया, भीड़ लगाना हो गया। तो अगर हम इस सब चीजों को खुद हम कर लें तो शायद उसकी जरूरत नहीं पड़े कि लॉकडाउन की। और बहुत सारे कंट्री में ऐसा होता है, जैसे कि आप सिंगापुर देखिए, हांगकांग हो गई, यूरोप देखिए, वहां लॉकडाउन बार बार नहीं होता, इसलिए कि लोग उसको अपने हैबिट में डाल देते हैं। जी बिल्कुल। तो हमें भी शायद ये सीखना पड़ेगा और हमें करना पड़ेगा अगर हमें आगे लॉकडाउन से बचना है और फिर से वापस बाउंस बैक करके अपनी सिस्टम को और आगे बढ़ाना है, समाज को। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए डॉक्टर नंद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि डॉक्टर नंद बता रहे हैं कि एक जिम्मेदार नागरिक की तरह सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, तभी हम कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर नंद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRenergytalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।